अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ चीखती रूहें। आदिल के बड़े भाई की शादी थी। बारात मुल्तान शहर से रेलगाड़ी में रवाना हो गई। शाम तक शादी की तमाम रस्में अदा हो गई और बारात दुल्हन के साथ 8 बजे की रेलगाड़ी से वापस मुल्तान रवाना हो गई। सब लोग खुश थे। सारे बाराती और आदिल के घर वाले रेल के डिब्बे ही में सवार थे। कुछ नौजवान लड़के दरवाजे में खड़े बाहर का नज़ारा कर रहे थे। हालांकि बाहर अंधेरा था। 2-3 घंटे बाद कुछ लोग सो गए और कुछ जागते रहे। गर्मियों का मौसम था। आदिल 2-3 दोस्तों के साथ दरवाजे में खड़ा ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इत्तेफाक से जब रेलगाड़ी मियां चुन्नू और खानेवाल के दरमियान पहुंची तो इसकी रफ्तार कम होने लगी और फिर एक ट्रेन एक जगह पर रुक गई। ये एक वीरान जगह थी। रेलवे पटरी के दोनों जानिब घने दरख्तों और झाड़ियों के सिलसिले थे। इंजन की आवाज़ भी बंद हो गई थी। पहले तो लोग समझे कि अगले स्टेशन का सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, इसलिए हस्बे कायदा रेल गाड़ी को रोक दिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद जब लोगों ने ट्रेन से उतरकर आगे की तरफ देखा तो न वहाँ सिग्नल के खंभे थे और न अगले स्टेशन की रोशनी नजर आई। कुछ मुसाफिरों ने ट्रेन के इंजन के पास जाकर ड्राइवर से पूछताछ की। ट्रेन का गार्ड भी वहाँ मौजूद था। पता चला कि इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। अब खानेवाल से दूसरा इंजन आएगा जो गाड़ी को आगे ले जाएगा। लोग इंतज़ार करने पर मजबूर हो गए। कुछ मुसाफिर गर्मी की वजह से दूसरी खाली पटरी पर बैठ गए। इनमें आदिल और इसका दोस्त नादिर भी था। 20 घंटा गुजर गया लेकिन खानेवाल से दूसरा इंजन न आया। लोगों ने दोबारा गार्ड को घेर लिया। जनाब, खानेवाल से दूसरा इंजन अभी तक नहीं आया, क्या वजह? एक मुसाफिर ने गार्ड से पूछा। भाई, मैंने खानेवाल स्टेशन पर फ़ोन कर दिया गया है, इंजन वहाँ से चल पड़ा होगा, गार्ड ने बताया। कमाल है, 1 घंटा गुजर चुका है जबकि खानेवाल स्टेशन का फासला 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मुसाफिर ने कहा, लगता है इंजन खानेवाल से नहीं कराची से आ रहा है। दूसरे मुसाफिर ने हंसकर कहा तो दूसरे लोग भी हंसने लगे। चंद मिनट बाद आदिल ने नादिर से कहा, मैं ज़रा रफ़ाए हाजत के लिए जा रहा हूँ, ज़रा नहीं पूरे जाओ, इंजन आने में काफ़ी देर है अभी। नादिर ने हंसकर कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं यार, पहले मैं जाता हूँ, जन आ जाएगा मुझे आवाज़ दे देना। आदिल ने तेज़ी से कहा, क्या तुम बहरे हो जो तुम्हें इंजन का शोर नहीं सुनाई देगा, या तुम मील 2 मील दूर जाओगे? नादिर ने हंसकर कहा, अच्छा आओ, इन दरख्तों की दूसरी जानिब खेत है, कई और मुसाफिर भी इधर गए हैं। आदिल ने मुस्कुराकर कहा। नादिर उठा और आदिल के साथ पटरी के करीब वाक़ दरख्तों की तरफ बढ़ गया। दरख्तों में से गुजर कर वो दूसरी तरफ पहुंचे तो इस तरफ चंद कदम के फासले पर खेतों के सिलसिले थे। नीम तारीखी में 2 और मुसाफिर भी खेत के किनारे रफ़ा हाजत करके वापस आ रहे थे। आदिल और नादिर आगे बढ़े। खेतों के करीब पहुंचकर वो एक दूसरे से 15-16 कदम के फासले पर बैठ गए। रफ़ा हाजत के दौरान आदिल सोच रहा था कि अगर खानेवाल से इंजन ना आया तो बारात कैसे मुल्तान जाएगी? क्या इन्हें पूरी रात ट्रेन में गुजारना होगी? इसने नादिर की तरफ देखा तो फारिग होकर ट्रेन की तरफ जा चुका था। आदिल भी उठा और वापस जाने के लिए मुड़ा, मगर इसी लम्हे बाएं जानिब से किसी औरत ने उसे मुखातिब किया। आदिल ने चौंक कर देखा तो वहाँ एक अधेड़ उम्र औरत चंद कदम के फासले पे खड़ी थी। इसके करीब ही एक बड़ी सी टोकरी रखी थी और इस औरत ने आदिल को मुतवज्जा पाकर कहा, ज़रा बेटा सुनना बेटा। आदिल पहले तो झिझका, मगर औरत ने इसे बड़े प्यार से बेटा कहा था, इसलिए इसकी बात न सुनना बदअखलाक़ी थी। आदिल बहुत खुश इखलाक था और ख़ानदान में इसकी हुस्न इखलाक की मिसालें दी जाती थी। वो आगे बढ़ा और उस खातून के करीब जा पहुंचा। औरत की टोकरी से आमों की खुशबू आ रही थी।
जी फरमाइए, आदिल ने मौदबाना लहजे में औरत से कहा, जो लिबास से देहाती मालूम होती थी। बेटा ज़रा मेरी मदद करो, मुझे इन खेतियों की तरफ जाना है, इधर मेरा घर है। औरत ने कहा, ये टोकरी वजनी है, कहीं अंधेरे में मुझे ठोकर लगी तो सारे आम बिखर जाएंगे। तुम ज़रा टोकरी खेतों के पार पहुँचा दो, लेकिन इंजन आने वाला है और मुझे गाड़ी में सवार होना है। आदिल ने कहा, इतनी जल्दी इंजन नहीं आता, अगर आ भी गया तो तुम चले जाना। औरत ने हंसकर कहा, नौजवान हो, 100-150 कदम का फासला तो तुम चुटकी बजाने में तय कर लोगे, इंजन की आवाज़ तो 1 मील से सुनाई देती है। औरत की दलील सुनकर आदिल ने सोचा कि वह ठीक कह रही है, इंजन अभी 1 मील दूर होगा, किसकी आवाज़ सुनाई देगी। चनाचा इसने टोकरी उठा ली। टोकरी ज़्यादा वजनी न थी, इसने टोकरी कंधे पे रखी और औरत के पीछे चल दिया। औरत 2 खेतों के दरमियान चलने लगी। रास्ता 2 फीट से ज़्यादा कशादा न था। खेतों में कद आदम फजल लुकी हुई थी। आदिल सर झुकाए चल रहा था और उसकी सारी तवज्जो रेल के इंजन की आवाज़ सुनने पर मरकूज थी, इसलिए इसे अंदाज़ा ना हो सकेगा कि कितना फासला तय कर चुका है। इंजन की आवाज़ अभी तक नहीं आई थी। वो औरत इससे चंद कदम आगे यूं इत्मीनान से चल रही थी जैसे इसका रास्ता देखा भाला हो। आदिल का कंधा टोकरी के बोझ से दुखने लगा। उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और उसे हैरत हुई कि घड़ी की अंधेरे में चमकने वाली सुइयां रुकी हुई थी, गोया घड़ी बंद थी। इसने चलते चलते कलाई को जोर से 2-3 मरतबा झटका, मगर घड़ी की सुइयां साकित रही। आदिल परेशान हो गया। इसके लिए ये भी अंदाज़ा करना दुश्वार था कि इससे चलते हुए कितना वक्त गुजर चुका है। खाला अभी और कितना आगे जाना है? इसने औरत की तरफ देखकर पूछा। बस 20-25 कदम और। क्या थक गए हो बेटा? औरत ने रुके बगैर कहा। नहीं, लेकिन मुझे जाना है, इंजन आ गया होगा। आदिल ने सिपटाकर कहा। ओह, क्या तुम इंजन की आवाज़ सुनी है? औरत ने चौंक कर पूछा। नहीं तो, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, यकीनन इंजन आ चुका होगा। आदिल ने बड़े वसूख से कहा। मुझे लगता है कि अभी इंजन नहीं आया, वरना हर बार जब गाड़ी रवाना होती है तो पहले इंजन की सीटी बजती है ताकि मुसाफिर गाड़ी के बाहर हो तो गाड़ी में सवार हो जाए। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, सीटी बजते ही वापस चले जाना, औरत ने समझाते हुए कहा। आदिल को ख्याल आया कि इस औरत ने दुरुस्त कहा है कि गाड़ी जब भी रुकती है तो दोबारा चलने से पहले इंजन ड्राइवर सीटी बजाता है और इसकी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 1-1.5 मील दूर से सुनाई देती है। चनाचा वो रुके बगैर औरत के पीछे चलता रहा। तकरीबन 50-60 गज का फासला तय करके वो खेतों से बाहर निकल आए। कुछ फासले पर एक मकान के आसार नजर आ रहे थे जिसके अंदर रोशनी मालूम होती थी। वो सामने मेरा घर है, अगर तुम वहाँ तक चले तो तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी, औरत ने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो आदिल ने अंदाज़ा लगा लिया कि मकान तकरीबन 100 कदम के फासले पर था। इसने सोचा बेचारी औरत की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है खाला, चलो, आदिल ने गहरा सांस लेकर कहा। दोनों फिर आगे पीछे चलने लगे। चंद कदम चलने के बाद आगे एक कब्रिस्तान शुरू हो गया। ऊंची नीची और छोटी बड़ी कब्रें ताहत निगाह फैली हुई थी और हर तरफ गहरा सकूत छाया हुआ था। कब्रों को देखकर आदिल को खौफ महसूस होने लगा। इसने रुके बगैर पलट कर पीछे देखा तो वो खेत नजर न आए जिससे गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचा था। शायद खेत बहुत फासले पर थे और अंधेरे के सबब ना दिखाई दे रहे थे। अभी वो कब्रिस्तान के वस्त में पहुँचे थे कि अचानक चारों तरफ से चीखने की आवाज़ आने लगी। यूँ लगता था जैसे बहुत सी औरतें किसी की मैयत पर चीख व पुकार कर रही हो। इन आवाज़ों को सुनकर आदिल बुरी तरह खौफजदा हो गया। इसने दाएं बाएं और पीछे देखा तो रोने पीटने वाली एक भी औरत नजर न आई। इसके बावजूद इनकी आवाज़ों से महसूस होता था कि इनके चारों तरफ 10 फीट के फासले पर मौजूद है।
आदिल ने घबरा कर सामने देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा। वो खाला भी गायब थी जिसकी इसने टोकरी उठा रखी थी। ना जाने वो किस तरफ चली गई। औरत को गायब पाकर आदिल पर दहशत तारी हो गई। इसने आमों की टोकरी जमीन पर रखने के लिए कंधे से उतारी, मगर खौफ से इसके हाथ कांप रहे थे। टोकरी इसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरी और तमाम आम बिखर गए। आदिल बुखला गया। इसने जल्दी से झुककर आम इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर एकदम घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो आम नहीं थे, जिंदा मेंढक थे जो खुदक रहे थे। गैबी औरतें मुसलसल चीख पुकार कर रही थी। आदिल को ख्याल आया कि वो चीखने वाली औरतें नहीं बदरूहें हैं। ये ख्याल आते ही खौफ से इसके उसान खत्म हो गए। वो एकदम पलट कर वापस भागने लगा। चीखती बदरूहों का शोर तेज होने लगा। यूँ लगता था कि जैसे उसके पीछे भाग रही हो। आदिल के खौफ से कदम डगमगाने लगे और वो लड़खड़ाने लगा, मगर इसी लम्हे बदरूहें एकदम खामोश हो गई। आदिल मजीद चंद कदम दौड़ने के बाद बेहाल होकर गिर पड़ा और हाँफने लगा। चंद लम्हों बाद वो संभल को उठा ही था कि बाएं तरफ किसी औरत की हंसने की आवाज़ आई। इसने आवाज़ की सिम देखा और खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए। इस तरफ से एक इंसानी खोपड़ी हवा में तैरती हुई इसकी तरफ आ रही थी। इसी खोपड़ी से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुर्दा खोपड़ी को देखकर एक मर्तबा फिर इस पर दहशत तारी हो गई और वो इस तरह कांपने लगा। इसने उठकर भागने की कोशिश की, मगर इसकी टांगें जवाब दे गई। वो फिर गिर पड़ा। इतने में खौफनाक खोपड़ी इसके करीब आ पहुंची और उसके सर से चंद फीट की बुलंदी पर मौलिक हो गई। कहाँ भागे जा रहे हो बेटा? खोपड़ी से टोकरी की मालिक औरत की आवाज़ निकली तो आदिल को दहशत का जोरदार झटका लगा। तुम कौन हो? आदिल के मुंह से बामुश्किल आवाज़ निकली। मैं वही तुम्हारी खाला जिसकी तुमने मदद की थी। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? खोपड़ी से आवाज़ आई। ट्रेन की तरफ। आदिल दहशत से बहकलाया। कोई फ़ायदा नहीं बेटे, अब तुम मेरे घर चलो। वो ट्रेन तो 2 घंटे पहले चली गई थी और अब तक मुल्तान पहुंच चुकी होगी, खोपड़ी ने कहा। और आदिल खौफ की शिद्दत से चीखने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम बदरू हो। यही चीखते चीखते इस पर गशी तारी हो गई और फिर इसे होश ना रहा। होश आया तो नादिल पर झुका, उसे झंझोड़ आता। आदिल ने इधर उधर देखा और हैरान हुआ। उठ बैठा। वो खेत के करीब पड़ा था। रेलवे इंजन की आवाज़ आ रही थी। कमाल है, मैं तुम्हें लेने आया और तुम मुझे बदरू समझ रहे हो? नादिल ने गुस्से से कहा। ओह, तुम मगर यहाँ कैसे पहुँचा? आदिल ने खौफजदा निगाहों से दाएं बाएं देखते हुए पूछा। तुम इधर काफ़ी देर हो गई थी, मैं तुम्हारा पता करने आया तो तुम मजे से सो रहे थे। नादिल ने कहा। चलो, इंजन आ रहा है, इंजन लगते ही रेलगाड़ी चल पड़ेगी। आदिल इसके साथ ट्रेन की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो सोच रहा था कि खोपड़ी और चीखते रूहें कहाँ गई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू।